अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुंबई की दादर में वाक़े 80 साल कदीम हनुमान मंदिर को गिराने के लिए नोटिस दिए जाने की हुकूमत के फैसले पर साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि यह मंदिर हिमालय की तामीर करदा है और इसको गिराना एक संगीन कदम है। बीजेपी हुकूमत ने इस मंदिर को नोटिस भेजा है। मेरे पास वो नोटिस है। हुकूमत कहती है कि आपने रेलवे की जगह पर तजावुजात कर रखी हैं। ये मंदिर 80 साल पुराना है, अब उसे गिराने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी हुकूमत से सवाल किया कि ये कैसा हिंदुइज्म है। जब हमसे सवाल किया जाता है कि क्या हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, तो आपने क्या छोड़ा है। उद्धव ठाकरे ने मजीद कहा है कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के दौर में हनुमान मंदिर को मुनद्दिम करने का नोटिस आया। ये किसी की नजर में मंदिर पर है और आप जानते हैं कि इन दिनों सब कुछ किसको मिलता है। अब कहाँ गया हिंदुत्व। बांग्लादेश में एक मंदिर को जलाया जा रहा। बांग्लादेश में भी मंदिर महफूज नहीं और मुंबई में भी नहीं। वो कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन मंदिर भी महफूज नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस वक्त महाराष्ट्र बेरोजगारी में पहले नंबर पर है और सवाल उठाया कि क्या इसमें हिंदू भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 80 साल से मुंबई में कायम हनुमान मंदिर की देखभाल में मेहनत की गई थी, लेकिन महकमे रेलवे की तरफ से मंदिर गिराने का हुक्म आया। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी ईवीएम के जरिए इलेक्शन जीतकर हिंदुत्व का दावा करती है। क्या आपका हिंदुत्व सिर्फ वोटों का है? तो फिर कटंगे बटंगे क्यों कर रहे हैं और हिंदुओं को क्यों डरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस सवाल देवेंद्र फडणवीस से किया और हिंदुत्व के हकीकी मफहूम पर सवालात उठाते हुए उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करते हुए कहा है कि जो कुछ दफा 370 के साथ हुआ वो इस मामले में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले पर मीटिंग के दौरान अपना लायहा अमल तरतीब देगी। इन बातों का इजहार वज़ीर आला ने जम्मू में नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हवाले से मरकजी काबीना ने फैसला लिया है। अभी ये मामला पार्लियामेंट में आएगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में इस मसले पर खुलकर बहस होनी चाहिए। कई इसका हाल दिफा 370 की तरह न हो जाए कि एक घंटे में बहस के बाद जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में खुलकर बहस होनी चाहिए। उनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अहम मसले पर अपने मेंबरान पार्लियामान के साथ मीटिंग के बाद लायहा अमल तरतीब देगी। वाज़ेह है कि मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन मसूदे को मंजूरी दे दी, जिसके बाद इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ताहम अपोजिशन पार्टियों ने इसकी मुखालिफत की है। हिंदुस्तान की मईशत से मुताल्लिक एक बार फिर बुरी खबर सामने आ रही। फिच रेटिंग्स ने हाल ही में माली साल 2024-25 के लिए मुल्क की मौशी तरक्की के अंदाजे को 0.6% डाउनग्रेड यानी कम कर दिया है। खबर में फिच रेटिंग्स ने हिंदुस्तान की मौशी शरह तरक्की का अंदाजा 7.0 लगाया था, लेकिन अब उसे कम करके 6.4% कर दिया। काबिल जिक्र है कि इससे कबल एडीबी ने हिंदुस्तानी जीडीपी की शरह तरक्की में तखफीफ का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, आरबीआई ने भी हाल ही में माली साल 2024-25 के लिए मुल्क की माशी तरक्की के अंदाजे को 7.2% से घटाकर 6.6% किया। फिक्र अंगेज बात यह है कि हिंदुस्तान में जीडीपी जो कोविड के बाद तेजी से बढ़ रही थी, उसमें फिर से गिरावट देखने को मिल रही। फिच रेटिंग्स ने 2024-25 के लिए जहां हिंदुस्तान की जीडीपी 6.4% रहने का अंदाजा लगाया, वहीं माली साल 2025-26 के लिए यह अंदाजा 6.5% है। ये दोनों ही शरह तरक्की माली साल 2023-24 में 8.2% से बहुत कम है। तवज्जो तलब ये भी है कि माली साल 2024-25 की दूसरी तिमाही में मुल्क की जीडीपी गिरकर 5.4% पर आ गई थी, जो 7 तिमाहियों में सबसे कम है। काबिल जिक्र है कि गोल्डमैन सैक्स और बार्कलेज समेत आलमी मालियाती इदारों ने भी अपने तरक्याती अंदाजों को कम कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने मार्च 2025 को खत्म होने वाले माली साल के लिए अपने अंदाजे को 6.4% से घटाकर 6% कर दिया। शरह तरक्की में ये गिरावट मरकज की मोदी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर II के पड़पोते की बेवा की तरफ से दाखिल इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जायज जानशीन होने के नाते खुद को राजधानी वाक़ लाल किले की मलकियत फराहम करने की गुजारिश की थी। कारगुजार चीफ जस्टिस वैभव भागरो और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने हाईकोर्ट के सिंगल जज के दिसंबर 2021 के फैसले के खिलाफ सुल्ताना बेगम की अपील खारिज कर दी। बेंच ने कहा है कि ये अपील 2.5 साल से ज्यादा मुद्दत की ताखिर से दाखिल की गई है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इस तबसरे पर सुल्ताना बेगम ने कहा कि वो अपनी खराब सेहत और अपनी बेटी के इंतकाल से परेशान थी और अपील दाखिल नहीं कर सकी। हालांकि बेंच ने साफ लफ्जों में कहा कि हम मज़कूरा वजाहत को नाकाफी पाते हैं, ये देखते हुए कि ताखिर 2.5 साल से भी ज्यादा की है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि ये अर्जी पहले ही कई दहाइयों तक इल्तवा में रहने की वजह से सिंगल जज के जरिए खारिज कर दिया गया था। ताखिर के लिए माफ करने की दरख्वास्त को खारिज किया जाता है, अपील भी खारिज की जाती है। दरअसल सिंगल जज ने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए नाजायज तरीके से कब्जे में लिए गए लाल किले पर मलकियत का मुतालबा करने वाली सुल्ताना बेगम की अर्जी 20 दिसंबर 2021 को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि 150 से ज्यादा सालों के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने में बिलावजह ताखिर का कोई मतलब नहीं। एडवोकेट विवेक मोरे के जरिए से दाखिल अर्जी में दावा किया गया था कि 1857 में पहली जंग आजादी के बाद अंग्रेजों ने शाही कुंबे को उनकी मलकियत से महरूम कर दिया था और शहंशाह को मुल्क बदर कर दिया गया था। इसके अलावा मुगलों से लाल किले का कब्जा जबरदस्ती छीन लिया गया था। इसमें यह भी दावा किया गया कि सुल्ताना बेगम लाल किले की मालकिन हैं, क्योंकि उन्हें ये विरासत बहादुर शाह जफर II से मिली है। इसमें यह भी कहा गया कि बहादुर शाह जफर II का 11 नवंबर 1862 को 82 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था और हुकूमत हिंद का उनकी मलकियत पर नाजायज कब्जा है। इस अर्जी में मरकजी हुकूमत को ये हिदायत देने की गुजारिश की गई थी कि वो लाल किले का कब्जा अर्जी दहिंदे को सौंप दे या फिर मुनासिब मुआवजा दे। इसमें 1857 से लेकर अब तक लाल किले पर हुकूमत के मुबैना नाजायज कब्जे के लिए भी मुआवजे का मुतालबा किया गया था। ईरान ने शाम में पेश आए तख्ता पलट के वाक़े के लिए गुज़िश्ता दिनों अमेरिका व इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था। व रूस ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है और कहा कि जल्द ही इस बात के सबूत सामने आएंगे। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने एक खिताब के दौरान कहा था कि ईरान के पास इस बात के वाफर सबूत हैं कि शाम में जो कुछ भी हुआ है वो अमेरिका और इसराइल के साजिश का हिस्सा है। रूस ने भी खामेनेई के इस दावे को दोहराया और कहा कि शाम में असद हुकूमत के तख्ते पलट में अमेरिका और इसराइल के मुलविस होने का सबूत जरूर सामने आएगा। रूसी वजारत खारिजा के तर्जुमान मारिया शकारवा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि शाम में जो कुछ हुआ उसकी जांच चल रही, इससे मुताल्लिक जानकारी हमारे पास जल्द ही मौजूद होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक इसराइल का सवाल है तो उनकी क़ियादत इस मसले पर अपने किरदार के बारे में खुलकर बोलती है, उसे छुपाती नहीं। लेकिन अमेरिका का दावा है कि इस तरह के वाकयात इस मुल्क में समाजी व मौशी हालात से अवाम के अदम इत्मीनान से जुड़ा है, जबकि उसने क़ज़दन शाम में इस तरह की हालत पैदा की है। और ज़क़रवा का कहना है कि शाम के मौशी व समाजी हालात को अमेरिका ने काफी हद तक मुतासिर किया है। अमेरिकी इंतजामिया ने कई सालों से लगातार शाम और उसके लोगों पर पाबंदियां आयद की हैं, यहाँ तक कि कोरोना वबा के दौरान भी उसने पाबंदियों को कम करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में इस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही है, जिसने शिमला और मसूरी को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में गुज़िश्ता दिन का कम अज कम दर्ज हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि शिमला के 5 डिग्री और मसूरी के 6.9 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। दिल्ली के आयानगर इलाके में दर्ज हरारत 3.8 डिग्री तक गिर गया, जबकि पोसा में ये 3.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गुज़िश्ता 14 साल का सर्दी का रिकॉर्ड टूट चुका है और गुज़िश्ता 3 साल में यह दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत आइंदा दिनों में मजीद बढ़ने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों से आने वाली सर्द हवा और साफ आसमान ने दर्ज हरारत में तेजी से कमी की है। कम से कम दर्ज हरारत 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की तवक्को है। ताहम 17 दिसंबर से घने कोहरे और मजीद सर्दी के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। दिल्ली में बढ़ती सर्दी के साथ फिजाई आलूदगी में भी इजाफा हुआ है।
صبح دہلی کا اوسطاً AQI 277 ریکارڈ کیا گیا جو کہ خراب زمرے میں آتا ہے۔ کچھ علاقوں جیسے بوانا 330، جہانگیر پوری 328 اور آنند وہار 309 میں PM2.5 کی سطح بہت زیادہ رہی۔ گزشتہ دنوں ہوئی ہلکی بارش نے فضائی آلودگی کو کچھ حد تک کم کیا تھا، لیکن سردی اور سردی کی لہر کی وجہ سے آلودگی میں دوبارہ اضافہ ہوا۔ دہلی کے متعدد علاقوں میں AQI بہت خراب یا خراب زمرے میں ریکارڈ کیا جا رہا، جو کہ صحت کے لیے خطرناک ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔